इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो रातों रात अमीर बनने के सपने देखती है, उसे ये पता ही नहीं है कि अगर वो कोई जादू की छड़ी घुमाकर एक दिन अमीर बन भी जाती है तो वो उस पैसे को कैसे मैनेज करेगी कि उन्हें वापस अपने पुराने दिन ना देखने पड़ें। मैं गारंटी देता हूँ कि 90% मिडिल क्लास फैमिलीज़ को अगर आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं खर्च करने के लिए, तो 5 साल के अंदर अंदर वो वापस वहीं खड़े होंगे जहां वो आज के टाइम पे खड़े हैं। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट जो बजट से एक दिन पहले या फिर बजट वाले दिन क्रैश होने वाली थी, इन सभी चीज़ों की बातें तो हमने बहुत सारी कर ली। आज की इस वीडियो में बात करते हैं उन चीज़ों की जो पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स हैं। पर्सनल फाइनेंस में सीखने और सिखाने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, बिल्कुल समुंदर की तरह। ये वीडियो उस समुंदर में बस एक तिनका बराबर है। खैर कोई बात नहीं, डूबते को तिनके का सहारा ही सही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नो योर मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस। 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके आप मुझे जल्दी से सोच के ये बताइए कि आपके मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं। यानी कि अगर आप हाथ रोक कर भी अपना खर्चा करते हैं तो आपके कम से कम मंथली खर्चे कितने होने वाले हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी कि वो खर्चे जो आपकी जेब से पैसा निकाल कर लेके जाएंगे ही जाएंगे, उन्हें आप कैसे भी करके रोक नहीं सकते। ऑब्वियसली ये मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस हर इंडिविजुअल के जो उनका लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से डिपेंड करती है। किसी के लिए मंथली एक्सपेंसेस 10,000 हो सकते हैं, किसी के लिए 1 लाख रुपए हो सकते हैं या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा। तो मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कुछ भी आ सकता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देने के लिए अगर मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस की शीट आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इस शीट को यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किन किन एक्सपेंसेस को इस शीट में इंक्लूड किया है। हाउएवर मैंने अभी इस शीट के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐड नहीं किया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को मैं सेपरेटली काउंट करता हूँ। ये फिक्स एक्सपेंसेस जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये एक्सपेंसेस मेरी जेब से हर महीने जाने ही जाने हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं इन एक्सपेंसेस को कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कहीं पर भी कुछ कम कर सकता हूँ। देखिए, अपने फिक्स एक्सपेंसेस जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पैसे की सारी कहानी इसी से शुरू होती है और मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज की कहानी इसी पे खत्म हो जाती है क्योंकि उनके मंथली फिक्स एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि मंथ एंड तक आते आते उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। अब क्योंकि ज़्यादातर केसेस में लोग अपने फिक्स एक्सपेंसेस को कहीं पर भी कैलकुलेट करके रखते ही नहीं हैं, तो उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता कि इन फिक्स एक्सपेंसेस के साथ उन्हें कैसे डील करना है और कैसे एक टेंशन फ्री लाइफ वो जी सकते हैं। उनकी जिंदगी बस इसी चीज में निकल जाती है कि महीना खत्म यानी कि पॉकेट खाली और इंतजार रहता है अगले महीने की पहली तारीख का जिस दिन सैलरी आती है। और इसी बीच अगर लैपटॉप, मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी, एसी या फिर इन्वर्टर अगर खराब हो जाए तो आ जाता है धर्म संकट। तो अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आज ही एक पेन और पेपर उठाकर, एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है, आप एक पेन और पेपर के जरिए अपने फिक्स एक्सपेंसेस को एक जगह पर लिखें, उनका टोटल करें और ये पता लगाएं कि आप कितने पानी में हैं। सेकेंड पॉइंट आता है डिवाइडिंग मनी इनटू मंथली फिक्स्ड कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप पहले वाले पॉइंट को समझकर पहले वाला काम कर लेते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि आपके पास मंथली बच कितना रहा है, तो नेक्स्ट काम आता है इस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करने का। क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, जोड़ा जाता है, पैसा बनता है पैसे से। अगर आप वो शख्स हैं जिनके पास मंथली एक्सपेंसेस निकालने के बाद मंथली कुछ बचता ही नहीं है, तो मेरे दोस्त और थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचिए क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो आपकी आमदनी से थोड़े ज्यादा हैं। ओके, तो अब आपके पास दो चीजें हैं, एक है फिक्स एक्सपेंसेस और दूसरी है इन्वेस्टमेंट्स। अब दोनों चीजों को ज्यादा बेटर और ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 डिफरेंट सेविंग्स अकाउंट होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट खोलना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी बैंक को फोन कीजिए, एजेंट आपके घर पे आके आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल के जाएगा। तो एक सेविंग्स बैंक अकाउंट आपको रखना चाहिए अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए और दूसरा सेविंग्स बैंक अकाउंट आपको रखना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में या फिर किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। तो जनरली इन्वेस्टमेंट्स वाला अकाउंट आपका वो प्राइमरी अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आती है और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट में आप सिर्फ उतना ही पैसा रखिए जितने आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं और अपने सभी मंथली एक्सपेंसेस को उसी अकाउंट से मैनेज करिए। अब देखिए, ऐसा करने के बहुत सारे फायदे हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि सिर्फ एक अकाउंट रखते हैं और उसी से अपने सारे हिसाब किताब करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि अकाउंट में सैलरी आते ही जो सबसे ज्यादा मजेदार काम होते हैं वो सबसे पहले हो जाते हैं और फिक्स एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा बचता ही नहीं है, तो आगे के सारे काम गड़बड़ा जाते हैं। तभी मंथ एंड तक आते आते बहुत से लोगों के हालात बिल्कुल खराब हो जाते हैं। वो आपने सुना होगा ना मम्मी पापा को कहते हुए कि भैया अभी पैसे नहीं है, सैलरी नहीं आई है,
2 तारीख के बाद आना, वो एक्चुअली में इन्हीं केसेस में होता है। सेकंड चीज़ ये है कि अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को अलग रखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट्स हर महीने बिना रुके जाती रहनी चाहिए, वो पैसा कभी भी इधर उधर खर्च नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि अगर किसी महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपका खर्च होना है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे की बर्थडे है, आपकी वाइफ की बर्थडे है, कोई और पार्टी है वगैरह वगैरह, तो आप अपने फिक्स एक्सपेंसेस वाले अकाउंट में वो एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा थोड़ा करके पहले से ही डालते रहिए, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आपके पास पैसे की कोई भी कमी ना हो, आपके पास पैसा अवेलेबल हो। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है मेंटेनिंग इमरजेंसी फंड। अब आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ एक और चीज़ आती है, वो है इमरजेंसी फंड। यानी कि वो पैसा जिस पैसे को आप सिर्फ तभी छेड़ेंगे इन केस भगवान ना करे अगर आपके साथ या आपकी फैमिली में किसी के साथ कोई इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी जनरली मेडिकल इमरजेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन टूट गया तो आप उस इमरजेंसी फंड से एक नया आईफोन खरीद लाए। मतलब सीरियसली ऐसा करना तो मेरे ख्याल से एक क्राइम कंसिडर होना चाहिए। तो इमरजेंसी या तो मेडिकल इमरजेंसी होती है या फिर किसी भी रीज़न से अगर आपकी जॉब चली जाती है और आप में भी अगले 4 से 6 महीने तक जॉब ही ना कर पाए, तो ऐसे में इस इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल किया जा सकता है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। तो इमरजेंसी फंड आपके पास कम से कम 4 से 6 महीने का बफर होना चाहिए, यानी कि आपकी जो भी 6 महीने के बराबर की सैलरी है उतना पैसा आपके पास सेपरेटली रखा होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसीज। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ की है तो 6 लाख रुपए आपके पास एज इमरजेंसी फंड अवेलेबल होने चाहिए। अब ज़रूरी बात यह आती है कि इस इमरजेंसी फंड को कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि अगर इस फंड को आप एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में इकट्ठा करके रखेंगे तो हो सकता है कि ये पैसा कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से खर्च हो जाए। तो इस पैसे को आपको रखना चाहिए एक एफडी में, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में। इस पैसे को आपको म्यूचुअल फंड्स में या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में इस पैसे के ऊपर रिस्क आ जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जब जरूरत होगी तो आपके पास ये पैसा क्विकली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो नेक्स्ट डे आता है, और म्यूचुअल फंड से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में आने में 5 दिन से लेकर 7 दिन तक लग सकते हैं। तो एफडी में अगर आप इस पैसे को रखते हैं तो बेटर है, ना तो कोई रिस्क रहेगा, स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे और क्विकली ये पैसा आपके लिए अवेलेबल भी रहेगा। अब एफडी में इस पैसे को रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी भी बैंक से एफडी करा ली या फिर जिस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है उसी बैंक में आपने एफडी करा ली, जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिला उसी इंटरेस्ट रेट पे आप सेटल हो गए। अब जब एफडी करनी ही है और एफडी पे आरबीआई की अप टू 5 लाख रुपीज की गारंटी भी रहती है, तो बेटर होगा कि आप एफडी वहां से करो जहां से आपको इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा मिले। तो आप एफडी के लिए यूज कर सकते हैं स्टेबल मनी की ऐप। स्टेबल मनी आपको 200 से भी ज्यादा बैंक्स के ऑप्शंस देता है, जहां पे आप अपनी एफडी क्रिएट करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको ऐसे बैंक्स भी मिल जाएंगे जिनकी एफडी का रेट अप टू 9.1% का भी है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि ये बैंक्स आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं तो आपका पैसा यहाँ पर बिल्कुल सेफ होता है। बेस्ट चीज़ ये है कि आपको अपनी एफडी कराने के लिए फिजिकली किसी भी बैंक की ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है। इवन आपको जिस बैंक की एफडी करानी है उस बैंक का आपको नया अकाउंट ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से घर बैठे बैठे मिनटों में केवाईसी करके अपनी एफडी करा सकते हैं। स्टेबल मनी की ऐप पे आप 200 से भी ज्यादा बैंक्स को आपस में कंपेयर करके उनके इंटरेस्ट रेट्स को चेक कर सकते हैं, और जिस भी बैंक से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है आप उसमें अपनी एफडी टेन्योर चूज करके बुक करा सकते हैं। स्टेबल मनी के थ्रू जब भी आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तो आपकी एफडी एक्चुअली में उसी बैंक में होती है जिसको आप फिजिकली बैंक में जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। जब भी ऐसी किसी ऐप की बात होती है तो इन्वेस्टर्स का अक्सर एक ही सवाल होता है कि अगर ये ऐप ही बंद हो गई तो हमारे पैसे का क्या होगा, हमारी एफडी का क्या होगा। भाई आपकी जो एफडी होती है वो डायरेक्टली उसी बैंक में होती है, तो आपका पैसा उस बैंक के पास बिल्कुल सेफ है। अगर ऐप कल को बंद भी हो जाती है तो आप डायरेक्टली उस बैंक में विजिट करके अपनी एफडी से पैसा निकाल सकते हैं। आपका पैसा डायरेक्टली बैंक को जाता है, ना कि स्टेबल मनी की ऐप को। और एक एडिशनल बात, एफडी करते टाइम ये जरूर चेक कर लें कि उस एफडी के ऊपर कोई भी बड़ा लॉक इन ना हो, जिससे कि आप जब चाहें जरूरत पड़ने पर अपना पैसा निकाल पाएं। मैंने डिस्क्रिप्शन और अपने टॉप कमेंट में स्टेबल मनी का लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके इनकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है सेपरेट डीमैट अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अब जब बाकी चीज़ों को सेटल करने के बाद इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो 90% केस में आप मैरिड होंगे और बच्चे भी होंगे, या अच्छे से मेहनत चल रही होगी, मतलब चीज़ों को सेटल करने की।
अब मैरिड और बच्चों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में मिडिल क्लास लोगों के यही हाल है कि जब तक चीज़ें सर पर नहीं आ जाती तब तक कोई इंसान सही से पैसा खर्च करने के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोचता ही नहीं है। उससे पहले मतलब माहौल ही अलग होता है। अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी उम्र 25-26 साल से कम की है तो मेरे भाई अपनी कमर को थोड़ा सा थपथपा लो। लेकिन इस पॉइंट को फिर भी स्किप करने की मत सोचना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो शब्द मैंने बोले हैं उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आपके बच्चे हैं और आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इन इन्वेस्टमेंट्स को और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए बेटर होगा कि आप यहाँ पर 2 डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स का यूज करें। एक डीमैट अकाउंट आपका अपना और बाकी सब चीजों के लिए, और एक डीमैट अकाउंट आपके बच्चों के लिए। तो देखिए, जब बात किड्स फ्यूचर यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स और मैरिज वगैरह की होती है तो ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि इनके लिए की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स को किसी भी केस में रोकना नहीं चाहिए, और जब तक एक्चुअल रिक्वायरमेंट ना हो तब तक इस पैसे को वहां से विड्रॉ नहीं करना चाहिए। आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट्स को भले ही थोड़े समय के लिए रोक लें, लेकिन आपके बच्चों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही फ्यूचर है। तो जब आप उनके लिए डीमैट अकाउंट को सेपरेट रखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी होती है कि कितना पैसा जुड़ रहा है, कितने रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, अगर गोल्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कहाँ पे करने हैं, किस एक्चुअल म्यूचुअल फंड में आपको चेंजेस करने हैं। इससे आपका एक अच्छा इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, जो कि फ्यूचर में आपके और आपके बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। 5th पॉइंट हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटिंग योर इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। ये वो ब्लंडर है जो आज के टाइम पे 99% मिडिल क्लास जनता करके बैठी हुई है, और वो है नॉट डॉक्यूमेंटिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में इस पॉइंट के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आज इस पॉइंट को फिर से दोहराना जरूरी है। देखिए, मान लेते हैं कि आप स्टेबल मनी ऐप के थ्रू FD करवा लेते हैं, जो कि आज के टाइम पे यानी कि डिजिटल दुनिया में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज ये कि आप किसी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, और आप अपना सेपरेट एक सेविंग्स बैंक अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। अब आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि भगवान ना करे अगर कल को आपको कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो ये जितना भी रायता आपने सो कॉल्ड जिम्मेदारी और इन्वेस्टमेंट्स के रूप में फैलाया है, इस रायते को आपकी फैमिली कैसे समेटेगी? उन्हें इस चीज का ज्ञान कैसे मिलेगा कि आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट किस ऐप से करी है, आपने FD कहां से करी है, आपके अकाउंट किस किस बैंक में है, आपने क्रिप्टो में जो अपना पैसा डाल के रखा हुआ है उस पैसे को बाहर कैसे निकालना है? तो ये जरूरी है कि आपने जो भी चीजें, जो भी इन्वेस्टमेंट्स जहां से भी करी हैं, जिस ऐप के थ्रू करी हैं, खासतौर पे वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपने डिजिटल फॉर्मेट में की हैं, उन सभी की स्टेटमेंट्स और उनकी डिटेल्स के प्रिंट आउट निकाल के आप एक जगह पर अपने घर में रखिए, कि जरूरत पड़ने पर आपकी फैमिली उन सभी चीजों को एक्सेस कर पाए। ऐसा ना हो कि कल को उन्हें वो घर ही बेचना पड़ जाए अपने सर्वाइवल के लिए। तो आप सब कुछ एक जगह पर लिखकर या फिर प्रिंट आउट निकाल कर एक फाइल में रखिए। आपके कौन कौन से सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उन अकाउंट का नंबर क्या है, आपकी FD किस बैंक में है, उस FD का नंबर क्या है, आपके जो भी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट निकाल के आप उस चीज को रखिए। और कोई चीज जैसे कि क्रिप्टो है, आपका टर्म इंश्योरेंस है, इवन आपने अगर कोई उधार किसी को दिया है तो उन सब की डिटेल भी आप एक फाइल में एक जगह पर रखिए। मैं सच कह रहा हूँ, दुनिया में ना रहकर भी आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे, आपका परिवार थोड़ा कम रोएगा। लगता है इस पॉइंट में कुछ ज्यादा ही सीरियस ज्ञान हो गया, एनीवे जरूरी था। 6th और आखिरी पॉइंट आता है राइट यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसको ज़्यादातर लोग और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास लोग या तो गलत समझते हैं या फिर इस चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और आसान बना सकती है, आईफोन खरीद कर नहीं, इसका सही इस्तेमाल करने पर। देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड उस इंसान को यूज़ करना चाहिए जिस इंसान को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये कैसी बात है, अगर ज़रूरत ही नहीं है तो कोई इस्तेमाल क्यों करेगा? आप इस बात को ठीक से समझिए। क्रेडिट कार्ड आज के टाइम पे ज़्यादातर वो जनता बनवा रही है जिनके पास पैसे नहीं है महंगी चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि महंगा फ़ोन या फिर लैपटॉप। तो अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड की EMI पे उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनकी रीपेमेंट करते करते उनकी हालत खराब हो जाती है। और मैं जो ये पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस बना रहा हूँ, ये वीडियोस उनके किसी भी काम की नहीं रहती। वैसे फैक्ट ये है कि वो लोग ऐसी वीडियोस देखते ही नहीं हैं, और ना ही इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब ऐसी वीडियोस ऐसे लोगों को सजेस्ट करता है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर देखते हैं
हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ वीडियोस। देखिए, अगर आप डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से पेमेंट्स करते हैं और आप अपने सभी पेमेंट्स को आराम से कर लेते हैं बिना किसी परेशानी के, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई की जगह पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। मे बी मेरी ये बात या फिर ये सजेशन आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स करने पर आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक। अगर आप एयर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको ऑनलाइन चीज़ें परचेज करने पर या फिर शॉप से या फिर शोरूम से चीज़ें परचेज करने पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है, जिससे ऑब्वियसली आपका जो पैसा है वो बचता है। वहीं अगर यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड की बात करता हूँ तो वहाँ से आपको पेमेंट करने पर 1 रुपए का भी फायदा कहीं पर नहीं मिलता, तो उसके बदले अगर थोड़ा बहुत फायदा भी मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है। क्रेडिट कार्ड यूज करने का एक बेनिफिट मुझे ये भी लगता है कि मैं अपने सारे एक्सपेंसेस करने के बाद अपना जो बिल आता है, फाइनल बिल, उसको मंथ की किसी एक पर्टिकुलर डेट पे मैं एक ही बारी में पेमेंट कर सकता हूँ। प्लस जो भी एक्सपेंसेस मैंने किए हैं उन सभी एक्सपेंसेस की मुझे स्टेटमेंट्स भी मिल जाती है, जिससे मैं ये ट्रैक कर लेता हूँ कि मेरे जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो किसी पर्टिकुलर मंथ कितने हुए हैं। तो क्रेडिट कार्ड यूजर अगर डिसिप्लिन्ड है तो क्रेडिट कार्ड उसके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो क्रेडिट कार्ड को बनवाने की सोचना भी मत। तो दोस्तों, ये हैं वो 6 बातें जो आई एम श्योर आपके लिए यूजफुल जरूर रहेंगी और आपको आज के इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स के साथ एफडी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो स्टेबल मनी ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।